गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सिलेंडर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सिलेंडर की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि सिलेंडर होता क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिलेंडर या बेलन एक पृष्ठ होता है जो एक चर सरल रेखा द्वारा जनित होता है तथा यह चर सरल रेखा एक निश्चित सरल रेखा की समानांतर होती है तथा यह चर सरल रेखा दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद करती है या उसे स्पर्श करती है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको बेलन को परिभाषित करना है तो आप क्या कहेंगे कि बेलन एक पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, और ये सरफेस किसी चर सरल रेखा द्वारा जनित होता है। साथ में ये चर सरल रेखा किसी निश्चित रेखा के समानांतर होती है। ओके। और तीसरा पॉइंट, ये जो चर सरल रेखा है वो दिए गए वक्र को या तो इंटरसेक्ट करेगी या फिर उसे स्पर्श करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं किसी सरफेस के लिए जो इस तरह से आपको मिल रहा है, तो फिर वो सरफेस आपका क्या होता है, सिलेंडर होता है, बेलन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस डेफिनेशन में तीन वर्ड यूज हुए हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वर्ड क्या यूज हो रहा है, चर सरल रेखा। सेकंड वर्ड क्या यूज हो रहा है, निश्चित सरल रेखा। और थर्ड वर्ड क्या यूज हो रहा है, निर्देशक, सॉरी, थर्ड वर्ड यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, दिया गया वक्र, दिया गया वक्र। ठीक है, तो ये जो चर सरल रेखा है इसे बेलन की जनक रेखा कहते हैं। निश्चित सरल रेखा है उसे बेलन की निर्देशक रेखा कहते हैं। और जो दिया गया वक्र है उसे बेलन का निर्देशक वक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बेलन का निर्देशक वक्र कहते हैं। इंग्लिश में बेलन की जनक रेखा को जनरेटर लाइन कहा जाता है, ये ओके। और निर्देशक रेखा को गाइडिंग लाइन कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका निर्देशक वक्र है उसे गाइडिंग कर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गाइडिंग कर्व कहा जाता है। ओके, फिर इसके बाद हम इसके कुछ शेप्स देखते हैं जो कैसे सिलेंडर को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे ये शेप आपकी एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये शेप आपकी एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये शेप भी आपकी क्या है, एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये शेप भी आपके पास एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप कहोगे सर इनमें डिफरेंस क्या है, बिल्कुल इनमें डिफरेंस है। ओके, जैसे इसके बारे में बात करें, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर सिलेंडर की ये होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली, और इसका नाम मैंने क्या दिया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या नाम दिया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। और हिंदी में इसको बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। क्या बोलते हैं, लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन। अब आप कहोगे कि सर ऐसा नाम क्यों कहा इसे, बिल्कुल उसका भी कारण है। सबसे पहले तो इस शेप में आप ये पहचानो कि जनरेटिंग लाइन कौन सी है। जैसे ये मैंने कहा कि सिलेंड्रिकल शेप है, तो पहचानिए इसमें जनरेटिंग लाइन कौन सी है। तो स्टूडेंट, जनरेटिंग लाइन सिलेंडर के लिए उसके सरफेस पर मिलती है, मतलब सरफेस जिन लाइनों से बना हुआ होता है वो क्या है, जनरेटिंग लाइन ही होती है। ठीक है, तो ये जैसे ये वाली लाइन है, ये आपकी क्या है, किसका काम करेगी, जनरेटिंग लाइन का काम करेगी। किसका काम करेगी, ये आपकी चर सरल रेखा। ठीक है, चर सरल रेखा, चर सरल रेखा है जो जनरेटिंग लाइन कहलाती है, जनित रेखा कहलाती है ना। ओके, ये तो आप मतलब बाउंड्री पे इस तरह की आपके पास इन्फाइनेटली मैनी लाइन्स होंगी जो किसका काम करेंगी, जनरेटिंग लाइन का काम करेंगी। ठीक है, फिर आप ये देख सकते हो कि ये जो जनरेटिंग लाइन है ये इस फिक्स, ये डैश डैश लाइन से निश्चित दूरी पे है। ठीक है ना, डैश डैश लाइन से निश्चित दूरी पे है। तो ये लाइन उसकी क्या है, निर्देशक रेखा है। ये क्या है, निर्देशक रेखा है। क्या है स्टूडेंट्स, निर्देशक रेखा है। ओके, और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो जनरेटिंग लाइन होती है, चर सरल रेखाएं होती हैं, ये वक्र, दिए गए वक्र को इंटरसेक्ट करती हैं, उसे स्पर्श करती हैं। तो इस समय खास बात क्या है कि ये जो वक्र ले रखा है वो कैसा ले रखा है, व्रत जैसा ले रखा है। कैसा ले रखा है, व्रत जैसा ले रखा है। इसी वजह से इसे सर्कुलर सिलेंडर कहा है। ध्यान दीजिए, जब सिलेंडर के बेस, सिलेंडर के आधार या सिलेंडर के लिए दिया गया वक्र एक व्रत होता है तो वो फिर सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है, मतलब वृत्तीय बेलन कहलाता है। ठीक है ना, लेकिन इसके आगे वर्ड जुड़ा हुआ है राइट। ठीक है ना, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो उसका रीज़न क्या है कि प्रेजेंट में जो आपके पास बेलन का जो गाइडिंग कर्व है सर्कल,
वो एक्चुअल में लंबवत है किसके, जनरेटिंग लाइंस के। वो एक्चुअल में लंबवत है किसके, जनरेटिंग लाइंस के। ऐसे, ठीक है, ऐसे। इस वजह से इसे क्या कहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। जबकि दूसरे केस में मैंने क्या कहा है, ओब्लिक सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहा है, ओब्लिक सर्कुलर सिलेंडर। तो अंत इसे ओब्लिक क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो आपके पास सर्कल का जो आधार है, जो गाइडिंग कर्व है, वो वृत्त है। वो क्या है, वृत्त है। लेकिन वो स्पर्श सॉरी जनरेटिंग लाइन के लिए परपेंडिकुलर नहीं है, लंबवत पोजीशन में नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा है, ओब्लिक सर्कुलर सिलेंडर का है। आप देख सकते हो, देखो इसका इसका आधार ये है, मतलब गाइडिंग कर्व ये है, जबकि ये क्या है, जनरेटिंग लाइन है। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत पोजीशन में नहीं है, इसलिए इसे ओब्लिक सर्कुलर सिलेंडर कहा है। और हिंदी में बोलते हैं इसको त्रियक वर्तीय बेलन। क्या कहते हैं, त्रियक वर्तीय बेलन। तो समझे स्टूडेंट्स क्या अंतर है दोनों में। सबसे पहली बात कि इसमें, इस वाले में जो गाइडिंग कर्व है और जो जनरेटिंग लाइन है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, जबकि इसमें गाइडिंग कर्व और जनरेटिंग लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये आपका ओब्लिक सर्कुलर सिलेंडर होगा और ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहा, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में ही जो गाइडिंग कर्व है वो आपने क्या ले रखा है, सर्कल जैसा ले रखा है, इसलिए आपने इसे सर्कुलर सिलेंडर कहा। ठीक है, तो फिर एक एग्जांपल ये देखिए। अब इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आसानी से। देखो ये तो आपकी क्या है, जनरेटिंग लाइन, जनित रेखा। ठीक है, और ये आपकी क्या है, निश्चित रेखा, निर्देशक अक्ष कह सकते हो इसे सिलेंडर की। ठीक है ना, और इसमें आप गाइडिंग कर्व देखोगे तो देखो एक तरफ तो गाइडिंग कर्व कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ आपके पास गाइडिंग कर्व सर्कल नहीं है स्टूडेंट्स। दूसरी तरफ आपके पास गाइडिंग कर्व सर्कल नहीं है। ठीक है ना, तो फिर आपका ये ना तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ना ही ये आपका ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर है। ये आपका एक्चुअल में पूछा जाए तो ये आपका कैसा है, ट्रंकेटेड सिलेंडर है। कैसा है, ट्रंकेटेड सिलेंडर है। हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है इस तरह के टाइप, लेकिन एक शेप मैंने आपको बताई है कि अगर इस तरह की है तो कैसे पहचानोगे। बस पहचानने का तरीका ये है कि आप ये देखो कि जनक रेखाएं किस सरफेस के लिए, किस दिए गए वक्र के लिए काम यूज हो रही हैं। तो यहाँ पे एक तरफ तो गाइडिंग कर्व कैसा है, सर्कल जैसा है, जबकि दूसरी तरफ सर्कल नहीं है। ठीक है, और देखिए जो जर्नल फॉर्म होती है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ये आपका गाइडिंग कर्व है, ये अननोन गाइडिंग कर्व है, पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, इधर वाला। ठीक है, तो अब आप इसमें देखोगे ये आपकी जनक रेखाएं हैं, इस तरह की जनक रेखाएं। ये जो डैश डैश लाइन है ये क्या है, निश्चित रेखा है। ठीक है ना, अब ये जो जनक रेखाएं ये किसको कट कर रही हैं, इस वक्र को कट कर रही हैं। ठीक है, इस वक्र को कट कर रही हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये आपका ना तो राइट सर्कुलर सिलेंडर हो सकता है, ना ही आपका क्या ओब्लिक सर्कुलर सिलेंडर हो सकता है। यहाँ पे जब तक गाइडिंग कर्व का क्लियरली पता नहीं हो आप उसे वेल डिफाइंड नहीं कह सकते कि किस तरह का आपके पास सिलेंडर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो अगर आपको सिलेंडर को पहचानना है तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले जनक रेखा के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा उसकी निर्देशक रेखा के बारे में पता होना चाहिए, और तीसरा कि ये जो जनक रेखा है ये किस दिए गए वक्र को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये तीन चीज़ों की इंफॉर्मेशन अगर है तो आप इक्वेशन ऑफ सिलेंडर लिख सकते हो, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या नाम है, इसकी इक्वेशन ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो बड़ी आसानी से कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 3D में लाइन का इक्वेशन मोस्टली हम लिखते हैं x माइनस एल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, ये लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म होती है, ये लाइन की क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म होती है। ओके,
सिमेट्रिक फॉर्म, सममित रूप होता है, लाइन का सममित रूप होता है। और इस सममित रूप की खास बात क्या होती है, इससे दो इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती हैं। क्या कि एक तो ये कि ये लाइन कहाँ से गुजर रही है, ये लाइन कहाँ से गुजर रही है। तो फिलहाल ये लाइन कहाँ से गुजर रही है, एक पॉइंट पी से, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा। तो ये जो न्यूमरेटर में जो चीज़ें हैं ये आपको बताती है ये पॉइंट्स कहाँ से गुजर, ये लाइन कहाँ से गुजर रही है। और साथ में एल एम एन, ये इस लाइन की दिक् कोजाएं हैं, ये इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया है। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब आपके पास जब सिलेंडर की इक्वेशन, सिलेंडर की प्रॉब्लम आएगी, तो एक तो आपके पास जनक रेखा आएगी, एक तो आपके पास क्या है, जनक रेखा आएगी। तो आपको जनक रेखा का समीकरण लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक आपके पास क्या आएगी, निश्चित रेखा आएगी। एक आपके पास क्या है, निश्चित रेखा है, निर्देशक अक्ष आएगा। ठीक है ना, तो उसका समीकरण लिखना पड़ेगा। लेकिन आप डायग्राम से देखेंगे तो जनक रेखा और निश्चित रेखा एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल होती हैं। एक दूसरे के कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अपन ये जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा कैसी होती हैं, सेम होती हैं। कैसी होती हैं, सेम होती हैं। अगर मान लो आपको पता चल जाए कि जनक लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एन है, तो निश्चित रूप से जो निर्देशक रेखा है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस भी कैसी होंगी, एल एम एन होंगी। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए जनक रेखा की डायरेक्शन कोसाइंस 3, 4, 5 हैं, तो यहाँ आप आसानी से कह सकते हो निर्देशक अक्ष की, निर्देशक रेखा की भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होने वाली हैं, 3, 4, 5 होंगी। ठीक है, बस अंतर क्या है, निर्देशक अक्ष रेखा और जनरेटिंग लाइन में ये किसी अलग बिंदु से गुजरेगी, ये किसी अलग बिंदु से गुजरेगी। इसकी जो एलएमएन है वही इसकी एलएमएन होने वाली है। बस दोनों पॉइंट्स अलग अलग से गुजरेंगी। ठीक है ना, जबकि दोनों की डायरेक्शन कोसाइन सेम होने वाली है। तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो जरा बेलन का समीकरण, उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके जनक सरल रेखा एक्स बाई एल, वाई बाई एम, जेड बाई एन के समांतर हैं तथा निम्न सांकों को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, सांकों क्या दे रखा है, ई एक्स स्क्वायर प्लस 2h XY प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी इक्वस टू 0 कोमा जेड इक्वस टू 0। ठीक है ना, तो ये आपको सांकों का इक्वेशन दे रखा है और बताया गया है कि इसके लिए आप बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स बड़ा इजी सा है, जैसा यहाँ कंसेप्ट बता रहा हूँ सेम काम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करना है। तो इसलिए आप इस कंसेप्ट को यहाँ समझिए, फिर आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट में बताया गया है कि बेलन की जनक रेखाएं निश्चित सरल रेखा एक्स बाई एल बराबर वाई बाई एम बराबर जेड बाई एन के समांतर है। तो ये तो अपन डायग्राम से पता है अपन को। ठीक है, तो क्या कह सकते हो, अतः जनक रेखाओं एवं निर्देशक रेखा की दिक् कोसाइन सदैव समान होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन कोसाइंस कैसी होती हैं, सेम होती हैं। बस एक ही अंतर होता है, दोनों अलग अलग पॉइंट से गुजरती हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन कोसाइन सेम होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ इसमें निर्देशक रेखा या निश्चित रेखा का समीकरण क्या है। तो वो जो ऑलरेडी दे रखा है इसमें स्टेटमेंट में कि एक्स बाई एल, वाई बाई एम, जेड बाई एन है, जिसे अगर आप रीराइट करोगे तो ऐसा लिख सकते हो एक्स माइनस 0/L, वाई माइनस 0/M, जेड माइनस 0/N। ठीक है ना, तो आपको ये पता चल गया है कि जो निर्देशक रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है, एक बिंदु P से गुजर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, 0, 0 है और इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L, M, N है। ठीक है, अब आप जनरेटिंग लाइन के इक्वेशन के बारे में बात करो तो वो कहाँ मिलेगी, सरफेस पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, सरफेस पे मिलेगी। माना बेलन की सरफेस पर एक बिंदु P ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब P को मैंने कहाँ लिया है, बाउंड्री पे लिया है। कहाँ पे लिया है, बाउंड्री पे। तब इस अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली रेखा का समीकरण सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन समथिंग, वाई माइनस बीटा अपॉन समथिंग और जेड माइनस गामा अपॉन समथिंग। अभी समथिंग में क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन की। और आपको बता रखा है स्टेटमेंट में कि जो जनक रेखा की डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो ही डायरेक्शन कोसाइंस किसकी हैं, निर्देशक अक्ष की हैं। तो निर्देशक अक्ष की अभी क्या है, LMN, तो इसकी भी क्या होने वाली है, LMN।
ठीक है। अब निर्देशक वक्र का समीकरण लिखिए, वो भी आपको बता रखा है कि एक सांकोज है इस तरह का, तो ये निर्देशक वक्र का समीकरण हो गया। ठीक है। डायग्राम के हिसाब से अगर आप इसे समझना चाहो तो मैंने बता रखा है कि ये जो लाइन है इसे बोलते हैं निर्देशक रेखा। तो निर्देशक रेखा का फिलहाल इक्वेशन ये दे रखा है। सिलेंडर की बाउंड्री पे जो लाइन होती हैं डैश 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 वाली, ठीक है ना, वो होती है जनक रेखा। तो फिलहाल जनक रेखा का समीकरण आप ऐसा लिख सकते हो, जनक रेखा पे एक बिंदु क्या है, पी ऑफ अल्फा बीटा गामा, जो उससे ये गुजर रही है, तो उसका इक्वेशन ये रह जाएगा। ठीक है ना। इसमें जो एलिमेंट यूज किए हैं वो इसी के यूज किए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, समानांतर है। ठीक है। तीसरी चीज़ गाइडिंग कर्व क्या दे रखा है, तो गाइडिंग कर्व आपको कुछ इस तरह का दे रखा है। ठीक है ना। दो इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन दे रखा है, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी लीनियर इक्वेशन है, जेड बराबर 0। ठीक है ना। और पहली वाली है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वस टू 0। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका गाइडिंग कर दिया गया है। ओके। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, डायग्राम देख लिया आपने, बस डायग्राम अगर समझ में आएगा तो काम हो जाएगा आपका। यहाँ पे जैसे आप देखिए, जनक रेखा सेकंड बेलन के निर्देशक वक्र को इंटरसेक्ट करती है, पता है आपको। आप इमेजिन कीजिए कि जो जनक रेखा है वो बाउंड्री पे है, वो डेफिनेटली किसको इंटरसेक्ट करेगी, निर्देशक वक्र को। ठीक है ना। तो निर्देशक वक्र को इंटरसेक्ट करने का मतलब उसे सेटिस्फाइड भी करेगी। ठीक है ना। तो निर्देशक वक्र के समीकरण में दो इक्वेशन है। ठीक है ना। एक तो फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरी क्या है, जेड बराबर 0 है। ठीक है ना। तो ये दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, तो मैं जेड बराबर 0 को काम में ले रहा हूँ अभी। तो जनक रेखा के समीकरण में जाइए, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, और जो जेड था उसकी जगह आप 0 पुट कर दीजिए। ठीक है। जेड 0 माइनस गामा अपॉन एम, यहाँ से जेड एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम माइनस गामा अपॉन एन बच जाएगा। और यहाँ से फिर इसको और इसको कंपेयर करके मैं एक्स का मान निकाल लूँगा, और इसको और इसको कंपेयर करके वाई का मान निकाल लूँगा। तो देखो ये मेरे पास एक्स का मान आ गया और ये वाई का मान आ गया। ठीक है। तो कुल मिला के आपको एक बिंदु मिल गया, जिसके निर्देशांक कैसे हैं, ये हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, और जेड कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। और ये जनक रेखा 2 का जेड बराबर 0 से प्रतिच्छेदन बिंदु है, क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अब बेलन की परिभाषा के अनुसार ये बिंदु कहाँ पर होना चाहिए, गाइडिंग कर्व पे ही होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, गाइडिंग कर्व पे होना चाहिए। ठीक है ना। तो गाइडिंग कर्व का दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो ये जो बिंदु अभी आपने फाइंड आउट किया है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट इसको क्या है, संतुष्ट करने चाहिए। तो बस मैंने यही किया, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखी, एक्स और वाई का मान रख दिया, यहाँ पे वाई का मान रख दिया, और यहाँ पे एक्स का मान रख दिया, यहाँ पे वाई का मान रख दिया, और प्लस सी इक्वस टू 0। ठीक है। ये होल स्क्वायर वगैरह मैंने ओपन किया, पहले ये होल स्क्वायर ओपन किया, यहाँ दो ब्रैकेट थे उनको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे होल स्क्वायर था उसे ओपन कर लिया, ये सब मल्टीप्लाई वगैरह करके रख लिया। अब मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम क्या आ रहा है, सारी टर्म्स का एन स्क्वायर आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, एन स्क्वायर। तो एलसीएम लेने के बाद ये टर्म्स आ जाएंगी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये सिंपल कैलकुलेशन है, खुद कर सकते हो, कोई टफ काम नहीं है। ठीक है। तो ये एलसीएम लेने के बाद ये आ गया। एलसीएम लेने के बाद आप देखो यही आपका एक्चुअल में क्या है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है। लेकिन ये किस में आ रहा है, पी ऑफ एल्फा बीटा गामा में आ रहा है। तो बिंदु पी ऑफ एल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ, बिंदु पी ऑफ एल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ, मतलब पी ऑफ एल्फा बीटा गामा क्या है, जनक रेखा पे स्थित कोई स्वेच्छ एलिमेंट है। तो इस तरह का कोई भी एलिमेंट लोगे पी ऑफ एल्फा बीटा जैसा, उसके लिए हमेशा यही इक्वेशन आने वाला है। ठीक है ना। तो इसलिए इस टाइप के बिंदु का बिंदु पथ क्या हो जाएगा, अल्फा को आप एक्स से रिप्लेस कर दो, बीटा को वाई से, और गामा को जेड से, तो आपके पास सिलेंडर का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने देखो अल्फा को एक्स से, बीटा को वाई से, और गामा को जेड से रिप्लेस किया है, तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, एक्स वाई जेड में। ठीक है। इसे और फिर से रीराइट करोगे तो ये फैक्टर्स ध्यान रखना, जैसे मैं कहूँ आपसे, बस इसमें दो फैक्टर आएंगे आपको लर्न करेंगे। जैसे ये टर्म बनी, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एन एक्स माइनस एल जेड का होल स्क्वायर ही तो है।
ठीक है। तो एक टर्म तो एक फैक्टर तो ये बनेगा और एक फैक्टर बनता है एन वाई माइनस एम जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसको याद रखने के दो तरीके यही हैं, दो फैक्टर इसमें बनेंगे। ठीक है, तो ये देखो ए इंटू एन एक्स माइनस एल जेड का होल स्क्वायर प्लस 2h एन एक्स माइनस एल जेड फर्स्ट फैक्टर, दूसरा फैक्टर एन वाई माइनस एम जेड प्लस बी इंटू एन वाई माइनस एम जेड का होल स्क्वायर और प्लस का 2gn एन एक्स माइनस एल जेड प्लस 2fn एन वाई माइनस एम जेड प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो विलन का अभिष्ट समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह का इक्वेशन अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहो तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बड़ा टफ होता है, बहुत कितना याद रखोगे। इसलिए बेटर है कि आप इसे बढ़ाना सीखिए, आप इसे कैलकुलेट करना सीखिए ज़्यादा। जैसे ये तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा है। जब आप 1 से 2 या 3 बार आप इसे खुद कैलकुलेट कर लोगे, लिख कर देख लोगे, तो इसी इक्वेशन को आप विद इन 1 से 2 मिनट में आप फाइंड आउट कर सकते हो। बस काम क्या किया आपने, लाइन की सिमेट्रिक इक्वेशन लिखी है, उसमें z बराबर 0 रखा है, वहाँ से एक्स वाई जेड मिल चुके हैं, इन एक्स वाई जेड के मान उठाकर आपने कहाँ रखे हैं, सांख्यों के समीकरण में रखे हैं। ठीक है, बस यही किया है आपने। ठीक है, फिर इस पे एक नोट देख सकते हो, जैसे मान लो अभी जो जनक रेखा ली है आपने, ठीक है ना, उपरोक्त आर्टिकल में यदि जनक जेड एक्सिस हो जाए, अभी तो मैंने जनक क्या ले रखा है, जनक रेखा ये ले रखी है एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। लेकिन मान लो जनक रेखा किसके समानांतर हो जाए, जेड एक्सिस के समानांतर हो जाए, किसके समानांतर हो जाए, जेड एक्सिस के। तो जेड एक्सिस के 3D में डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, 0 0 1 होते हैं, मतलब एल बराबर 0, एम बराबर 0 और एन बराबर 1 होता है। ठीक है ना, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। ठीक है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1, मतलब एल बराबर 0, एम बराबर 0, एन बराबर 1 होता है। तो अभी आपने जो इक्वेशन फाइंड आउट किया है, अभी आपने जो सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड आउट किया है, उसमें अगर आप एल बराबर 0, एम बराबर 0 और एन बराबर 1 रखोगे तो आपको फिर से एक सिलेंडर का इक्वेशन मिलेगा। लेकिन वो सिलेंडर का इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी जनक रेखा किसके समानांतर है, जेड एक्सिस के समानांतर। तो आप इसमें रखो एल बराबर 0, तो ये खत्म, एल बराबर 0 का मतलब ये खत्म, और एल और कहाँ पे यूज हो रहा है, ये खत्म, और एल कहाँ पे यूज हो रहा है देखो। और दूसरा एम भी 0 लेना है, एम 0 लेना है तो ये फिनिश हो गया, एम 0 लेने का मतलब ये फिनिश हो गया, एम 0 लेने का मतलब ये फिनिश हो गया। ओके, और देखिए क्या, एन बराबर 1 लेना है, एन बराबर 1 लेना है, तो यहाँ से इसी ब्रैकेट को देख लो, इसी ब्रैकेट को एन का मान तो क्या है 1 रखो, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स और उसका स्क्वायर, तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे देखो ये 0 में चला गया, ये 0 में चला गया, यहाँ क्या बचा, एन का मान 1 रखोगे तो एक्स बचेगा, यहाँ एन का मान रखोगे तो 1 बचेगा, तो वाई बचेगा, तो एक्स इंटू वाई, तो ये 2h एक्स वाई बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या बचेगा बी वाई स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 2g बच जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से क्या बच जाएगा 2f(y) बच जाएगा, प्लस का c बच जाएगा, क्योंकि n का मान तो 1 रखना है। तो कहने का मतलब ये जो नोट है ये मैंने इसीलिए बताया कि ये भी आपका क्या है, एक इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है, लेकिन इसमें जो जनक रेखा है वो कैसी है, x माइनस एल्फा अपॉन 0, वाई माइनस बीटा अपॉन 0 और z माइनस गामा अपॉन 1 जैसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर आप मान लो जनक रेखा को किसके समानांतर लेते हो, एक्स एक्सिस के, तो आप एक्स एक्सिस के समानांतर लोगे तो एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं 1 0 0 0 होती है। ठीक है, तो उस केस में दिए गए सिलेंडर के इक्वेशन में आप एल बराबर 1 और एम बराबर 0 और एन बराबर 0 रखोगे तो आपको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन वो भी आपका सिलेंडर का इक्वेशन होगा, लेकिन उसमें जो जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसे आप इनको देख सकते हो।
फिर लास्ट में आपका एक अनुलोपी सिलेंडर बताया गया है। ठीक है, तो इसे स्टूडेंट्स अपन कल की क्लास में देखेंगे, और इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो भी अपन कल की क्लास में देखेंगे। अगर आप कर सकें तो घर पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये जैसा मैंने आर्टिकल बताया अभी सिलेंडर का इक्वेशन निकालने के लिए, सेम उसी तरह का है, अदरवाइज कल की क्लास में आके इसे करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक्स।